नमस्ते बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज सपना की पाठशाला चैनल पे एक नया दौर शुरू होगा। आज से हम लोग 11th और 12th साइंस स्ट्रीम के भी सब्जेक्ट्स करने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड के तो आपको मैथ्स एंड साइंस के वीडियोस मिल ही जाएंगे, प्लस आपके यहाँ पर 11th और 12th का PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के भी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ का टॉपिक हमने लिया है, पहला चैप्टर दैट इज सेट्स। अब सेट्स क्या होता है, देखिए अब अगर आप सेट्स में से एस हटा दीजिए, ठीक है, आप ये वाला सेट्स में से ना ये एस हटा दीजिए, क्या हो गया सेट। अब ये सेट वर्ड जो है ना हमने हमारे लाइफ में तमाम बार यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास आप जब अभी आपका नया सेशन स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, आप बुक्स लेने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, मुझे 11th का साइंस का सेट दीजिए। इसका मतलब कि उसके अंदर वो इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ओके, बायो लिया होगा तो बायो या मैथ होगा तो मैथ्स, मतलब इस तरीके से आप वो पूरा बंच लेके आएंगे, मतलब कि कलेक्शन करके आएंगे उन बुक्स का, है ना, ऐसे ही करेंगे ना आप, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, सेट्स, ओके, सेट ऑफ बुक्स लाइए हमें। सेट मतलब कि कलेक्शन, ओके, सेट मतलब कलेक्शन। अच्छा, ऐसा नहीं, बहुत होता है, जैसे कि आप शादी वादी में जा रहे हैं, ठीक है, अरे मेरे बार सेट है कि नहीं है, हम सेट वर्ड वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ओके। तो बेसिकली सेट जो रहता है वो हम हर एक टोन में इसका यूज़ करते ही हैं, बट खैर मैथ्स के हिसाब से सेट जो नहीं, सेट्स, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है। तो जी हाँ, यही अलग सेट, ठीक है, जो मैथ्स में है उसको हम पढ़ने वाले हैं। मैं हूँ आपके एजुकेटर सपना आडवाणी और आपका बहुत स्वागत है आपके ही ब्यूटीफुल चैनल सपना की पाठशाला पे। तो बच्चों, अभी सेट्स का मतलब होता क्या है मैथमेटिक्स के हिसाब से, बहुत ज़्यादा इजी मतलब है इसका, ओके। सेट्स का मतलब रहता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या आप उसको एलिमेंट्स के लीजिए या आप उसको मेंबर्स के लीजिए, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, उसको हम लोग कहेंगे सेट्स। क्लियर हो गया, ओके। अब मैंने वेल डिफाइंड वर्ड जो है वो मेंशन किया है और आपको भी डेफिनेशन में ये वर्ड बिल्कुल मेंशन करना है, उसके अलावा आपका स्टेटमेंट सही नहीं कहलाएगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, देखो बेटा, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वो सेट, ठीक है, मैथ का वो सेट जिसको किसी भी लैंग्वेज में बोल दो, ठीक है, आप कहीं पे भी जाके वो सेट के बारे में बोलो, सब लोग वही चीज़ उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नहीं समझ में आया, देखो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है, मंथ्स इन अ ईयर। अब मैं आपसे पूछूं, क्या मुझे सेट बना के दिखाओ, क्या करना है, कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, कलेक्शन ऑफ मंथ्स, ठीक है, इन अ ईयर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे यहाँ पर जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, आ जाएगा ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इसका मतलब कि आप 12 के 12 महीने लिख देंगे। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपसे पूछी, आपने मेरे को सेट लगा दिया, ठीक है मैम, ये रहा 12 महीने का सेट। अगर आप ये सवाल अपने दोस्त से पूछते हैं तो क्या वो कोई दूसरा मंथ बोलेगा, ठीक है, हम इंग्लिश के साथ बात करें तो यही मंथ बोलेंगे, ठीक है। अगर आप छोटे बच्चे से पूछते हैं, आप अपने दादाजी से पूछते हैं, अरे आप ना तंजानिया जाके पूछ लीजिए, ठीक है, कोई भी कंट्री में, यूके में जाके उनसे पूछ लीजिए कि भाई एक साल में कितने महीने होते हैं, तो वो आपको यही 12 महीने कहेंगे। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड इसका मतलब कि इसमें कभी कोई बदलाव आ ही नहीं सकता है। क्लियर हुआ। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, इसे कोई थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ। अब मैं ये कह रही हूँ कि कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विथ जे, ठीक है। तो आपको वो नाम देने हैं महीनों के, ठीक है, जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक तो आ जाएगा जनवरी, ठीक है, एक आ जाएगा जून और एक हो जाएगा जुलाई, आई थिंक बस, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं, ये 3 ही है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने आपसे पूछ ली तो आप भी मुझे यही सवाल कहेंगे, जवाब देंगे। अगर आप किसी और से ये सवाल पूछते हैं तो वो भी तो यही 3 बताएगा, ओके। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि इन सेट्स को
किसी भी परिस्थिति में रख दो, ठीक है, कहीं से भी सवाल पूछ लो, कुछ भी कर लो, जवाब आपको हमेशा सेम मिलेगा। क्लियर हुआ? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लेटर, ओके, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, तो आप यहाँ पे A B C D Z तक बता देंगे। ओके, दैट मीन्स कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। ओके, तो आप कहीं से भी पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, कन्याकुमारी में जाके पूछेंगे या पंजाब में जाके पूछेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। यहीं पे हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश, ओके, स्वर जिसको हम कहते हैं, तो क्या हो जाएगा AEIOU। ओके, क्लियर हो गया? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 इंफिनिटी। दैट मीन्स आई होप आप मेरी बात को समझ गए, ठीक है, आपने मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया होगा। बहुत इजी तरीके से बताया, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फाइनली हम सेट्स किसको कहेंगे? सेट्स आर द वेल डिफाइंड, ओके, वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है? नंबर्स का है, अल्फ़ाबेट्स का है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का है, बहुत सारी चीज़ों का है। ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, एलिमेंट्स, इन सब के कलेक्शन को हम लोग कहेंगे यहाँ पर सेट्स। एक क्रिकेट टीम, ठीक है, इंडिया की क्रिकेट टीम, ठीक है, सेट्स है, टीम फिक्स है, ठीक है, 11 प्लेयर जो होंगे, ठीक है, जो खेलने वाले होंगे वो फिक्स है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब कि पूरी टीम फिक्स है। अगर आपको किसी को इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में कहेंगे तो उनको वो जो भी माफ़ कीजिएगा, मुझे ज़्यादा क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, बट ठीक है, जो भी 11 जितने कुछ प्लेयर्स होते हैं, तो वो प्लेयर्स की लिस्ट जो होंगे वो दिमाग में आ जाएगी। अच्छा, MS धोनी जी, ठीक है, विराट कोहली जी, रोहित शर्मा जी, ओके, KL राहुल, अभी तो बहुत सारे आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब कि उन सबको वो उनके नाम पता होंगे, मतलब उनके दिमाग में इंडिया की क्रिकेट टीम का ग्लेंस दिमाग में आ जाएगा, जो कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, समझ आया? ओके, इस तरीके से आप सेट्स बनाते हैं। आई होप कि आपको इंट्रो पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या है सेट्स। अब आप देखिए, ये आप लोगों के लिए नई नई चीज़ है, ठीक है, तो जो चीज़ें नई होती है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल भी होती हैं। ओके, आप जब चलना सीखे होंगे तो एक ही दम में धड़ाम से भागना तो नहीं किया होगा ना, ठीक है, न जाने कितनी बार गिरे होंगे आप, जब तक वो प्रैक्टिस हो। तो उस तरीके से जो आपका 11th होगा ना बेटा, वो 12th के मुकाबले, ठीक है, टफ होगा, क्योंकि 10th से 11th में काफ़ी बड़ा अंतर है, ठीक है, काफ़ी अंतर है। तो इसके लिए आपका जो मेन पॉइंट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। कॉन्सेप्ट इज़ पावर बेटा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आप उसके सम्स कर सकते हैं, आप उसके आंसर्स दे सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी हो। तो हमेशा, ठीक है, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, नहीं देख रहे, कोइंसिडेंट आप मेरे चैनल पे आ गए, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं आपको एज अ टीचर, ठीक है, एक ही सलाह दूंगी, आप कोई भी चैनल उठा लीजिए, ठीक है, आप कहीं पे भी स्टडी कर लीजिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्हाटएवर, आपका मेन टारगेट होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के ऊपर ही। दैट्स इट। जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उतना आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। समझ आया बेटा? ठीक है, तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना। तो वेल, दैट्स वाई मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किया। अभी तो छोटा सा स्टार्ट ही किया, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जैसे मैंने कहा कि अपनी नई है, ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स आएंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स अभी इसके अंदर आने वाले हैं। तो अब हम उन टर्म्स को लेके चलते हैं। इसको भी लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, बट हाँ, नोटबुक और पेन उठा के रखिए अपने साथ। अभी जो जो चीज़ें मैं बताती जाऊँगी, आपको हर एक चीज़ नोट डाउन करती जानी है, बट तब करना जब मैं बोलूँ, मेरे साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं आपको कहूँगी कि वीडियो पॉज कर देना, तब आप कीजिएगा और लिखिएगा। बाकी मेन है सुनना और समझना। सो बच्चा, अब आपको इतना क्लियर है, सेट्स बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स। तो अभी ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स, मेंबर्स क्या होते हैं और सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए, हमेशा जो सेट होगा ना, वो आपको कैपिटल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मैं सेट बना लेती हूँ, A, ओके, 1 3 5 7 9, ये मैंने सेट बना दिया। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। ये जो A है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं नोटेशन ऑफ सेट्स। क्या कहते हैं हम इसको? नोटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, विच इज ऑलवेज इन द कैपिटल लेटर्स। ओके,
कैपिटल लेटर, वही आप यूज़ करेंगे। ये जो हमने लिखा 1 3 5 7 9 या कुछ भी, इन सबको हम कहते हैं मेंबर्स। ऑब्जेक्ट्स अपन कम यूज़ करते हैं, ठीक है, मेंबर्स और एलिमेंट्स बट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेंबर्स और एलिमेंट्स जो रहेंगे, ठीक है, वो हम इनको कहते हैं। क्लियर हो गया। और एल्स मैं एक और चीज़ हमें बता दूँ, लाइक ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द, कोई भी, ठीक है, तो जैसे हमने लिखा ना, वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द एलिमेंट्स और मेंबर्स, ठीक है, वो उस सेट के सदस्य हैं, वो सेट के सदस्य हैं, इसको हम कहेंगे एलिमेंट्स और मेंबर्स, ठीक है। जैसे कि आपके घर पे समझिए कि 4 लोग हैं, ठीक है, मम्मी पापा, आप और आपका सिबलिंग, भाई बहन कुछ भी, तो आप उस घर के सदस्य हो गए, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं तो आप वही एड्रेस बताएंगे, आपकी सिस्टर को पूछा जाएगा तो वो भी वही एड्रेस बताएंगी, आपका जो घर होगा, आगे पापा से पूछा जाएगा वो भी वही एड्रेस बताएंगे। मतलब क्या हो गया, सेट, ठीक है, आप चारों उस एक घर में रहते हैं और आप चारों का पता सेम है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द सेट और द मेंबर्स। ओके, तो मेंबर्स या एलिमेंट्स, तो आप उस घर के मेंबर्स हुए, हम कहते हैं ना फैमिली मेंबर्स, ठीक है। फैमिली मेंबर्स मतलब क्या होता है, हम वहाँ के सदस्य हैं, ठीक है, हमारी पहचान वहीं से ही है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द मेंबर्स। तो नाउ अब जैसे कि हमने बता दिया कि ये कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो नोटेशन में जाते हैं। ओके, इसमें 1 2 3 नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स में हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने AEIO यूज़ कर लिया, तो वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनको मेंबर्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंबर्स के तौर पे आप यहाँ पे, अगर आपको जनरल फॉर्म में बताना है किसी को, तो आप वहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लीजिएगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये मेन चीज़ आपको मेरे को बतानी है। अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैंने अभी स्टॉप नहीं किया, अभी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ जो बहुत दिखाई देगी बेटा, आपको है ना, यहाँ पे ये वाली साइन का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। ये वाली साइन ई कहते हैं हम लोग, ऐसे इंग्लिश में ई वाला लग रहा है ना, ठीक है, बट इसको इंग्लिश में तो ई नहीं, बट ग्रीक लेटर है, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो आप यहाँ पे बिलोंग्स टू वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर ऐसे करके, यूँ करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, नॉट, वो डंडी कर दिया, मतलब वो बिलोंग टू नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, पहले हम इससे समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सेट ए लिया हुआ था जिसके अंदर मेंबर्स थे 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब अगर मैं जब तक मेरा मार्कर और ढक्कन ना गिरा ना, तब तक मेरा लेक्चर खत्म नहीं होता, ठीक है। सो 1 3 5 7 9, तो जैसे कि 5, ठीक है, अब 5 इस घर में रह रहा है, ये घर है, ठीक है, 5 इस घर में रह रहा है, तो हम कहेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि 5 जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है। बट यहीं पे अगर मैंने 11 नंबर ले लिया, क्या आपको कहीं 11 नज़र आ रहा है, नहीं ना, इसका मतलब कि 11 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, समझ आया। तो जो मेंबर, ठीक है, जो मेंबर आपको वो सेट में नज़र आते हैं उसको हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, और जो नज़र नहीं आते हैं उसको हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा कि आप 4 लोग हैं उस घर के अंदर, तो यू 4 ऑल आर द मेंबर्स, ठीक है, आप उस घर के मेंबर्स हैं, ठीक है। सपोज कि आपके वहाँ पे बाहर नेम प्लेट है, ओके, गुप्ता निवास, तो आप जो है ना, वो अगर उस घर में रहते तो आप चारों ना वो गुप्ता निवास के मेंबर हैं। अब मैं आ जाऊँगी, क्या मैं उसकी मेंबर रहूँगी, नहीं, ठीक है, मैं गुप्ता नहीं हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ, मेरा वहाँ पे, मेरा राशन कार्ड में आपके वहाँ पे कोई एड्रेस में नाम ही नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में मेरा कोई नाम नहीं है, आपके घर का जो एग्रीमेंट बनता है, जो घर का नाम होता है, उसमें मेरा नाम एंटर नहीं है, तो मैं कहाँ से आपकी मेंबर बनी, नहीं बनी ना, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से मैं आपकी मेंबर नहीं हुई, तो आप लिखेंगे सपना मैम नॉट बिलोंग्स टू द गुप्ता निवास, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो बेसिकली वैसे तो संबंध हमारे अच्छे ही हैं, ठीक है। तो जो उस घर में रहता है, जो उस सेट में मेंबर अवेलेबल है, उसको हम कहेंगे बिलोंग्स टू, जो नहीं है उसको हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। बहुत सीधा साधारण सा मैंने आपको पॉइंट दे दिया, क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। अभी बिलोंग्स टू का एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है, क्या है, एप्सिलॉन, क्या प्रोनाउंसिएशन है, एप्सिलॉन, ये ग्रीक
जैसे हमने बताया 10th में किया था, इसको हम लोग ऐसे अल्फ़ा कह रहे थे, ठीक है, इसको हम लोग यूँ बीटा कह रहे थे, याद होगा ना ये तो, ठीक है, इसको हम गामा कहते हैं। तो सिमिलरली उन अल्फ़ाबेट्स का एक हिस्सा जो है वो ये भी है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। तो इसके लिए हमें इस वर्ड का तो यूज़ करना ही नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको होना चाहिए। तो हम लोग तो इसको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ही समझेंगे और कुछ नहीं समझने वाले। तो ये वाला मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। स्टिल ओके, बहुत कुछ करवाना मुझे बाकी है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, हम आगे और सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके बेटा, तो अब ना यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, ठीक है। तो सम स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट्स, कोई कुछ सेट्स जो फिक्स होते ही हैं, ठीक है, तो उनके नोटेशन दिए हुए हैं। ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि आगे जो हमें सेट्स लिखे होंगे तो उसमें अगर n दिया होगा तो हमें पता चल जाना चाहिए कि n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है। बात आई समझ में, ठीक है। तो बेसिकली नोटेशन से हम लोग नंबर्स क्या लेने हैं वो हमें पता चलेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गई, मेरे को अभी ध्यान आया। सेट्स को हम हमेशा लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, मैं ये बताना भूल गई। तो सेट्स जो होंगे उनको हम हमेशा, सेट्स को हमेशा अपन रिप्रेजेंट करेंगे यूँ कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है। चलिए, तो अब जैसे कुछ नोटेशंस हैं, जैसे कि n, ओके, तो n स्टैंड्स फॉर द नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5, पता ही है सब लोगों को, ठीक है, बचपन की बात है, दूध पीते थे तब हमने ये सब किया हुआ था। देन आता है w, दैट मीन्स द सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5, ठीक है। z या i कुछ भी दे सकते हैं, तो इसके मैंने दोनों बता दिए, z और i सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, माइनस भी आ गया, जीरो भी आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज करके बता दी हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखते हैं z प्लस, समझ गए, यस, z प्लस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फिर आप यहाँ पे, ठीक है, 0 1 2 3 4, मतलब कहीं ना कहीं वो होल नंबर ही आ गया, बट वही चीज़ आएगी। या तो फिर एक और चीज़ आ सकती है यहाँ पर, ठीक है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो आपको शायद नेगेटिव लेने हैं। बात आई समझ में, ठीक है। तो स्पेसिफाई, अगर उनको बहुत स्पेसिफाई करके आपको पूछना है तो आपको यहाँ पे माइनस प्लस की साइन भी दे सकते हैं, विच इंडिकेट्स नेगेटिव नंबर्स लेने हैं या पॉजिटिव लेने हैं। अगर कोई साइन नहीं है तो कंप्लीट साइन नंबर्स लेने हैं। सेम आपके पास रैशनल नंबर्स आएंगे, रैशनल नंबर्स में भी आपको क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव आ सकता है, क्यू पॉजिटिव या तो फिर क्यू नेगेटिव, ठीक है। क्यू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, क्यू का पता है हमें, रैशनल नंबर्स होता है, मतलब पी वाई क्यू फॉर्म, और क्यू तो जीरो होने ही नहीं वाला, ठीक है। नाउ ई स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब मैंने यहाँ पे इवन लिख दिया, इवन के अंदर 4 2, ओके, लाइक यहाँ 2 4 6 8, ठीक है, यहाँ पर भी 2 4 6 8, तो इवन। अगेन सेम थिंग, अगर यहाँ पे ई आता है प्लस में तो पॉजिटिव इवन नंबर लेना है, और अगर ई आएगा नेगेटिव में तो नेगेटिव इवन इंटीजर्स लेने हैं। ये ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। आपको मेन जो है ना वो इंटीजर्स में यहाँ पे लोचे पड़ने वाले हैं, मतलब यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें मैंने हार्डली कोई क्वेश्चन देखा हो ऐसा कोई स्पेसिफाई किया हुआ। देन ओ स्टैंड्स फॉर द ऑड इंटीजर्स एंड आर, ओके, आर में भी चीज़ रहती है, आर पॉजिटिव या तो आर नेगेटिव। अब आर मतलब पता है रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब इतने से रियल नंबर से कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने जब 10th किया था तो फर्स्ट चैप्टर ही रियल नंबर्स था, ठीक है, आपको पता है रियल नंबर्स कैसे होते हैं। ओके, 3 + √2 5 √7, ये सारे रियल नंबर्स ही तो हैं। तो बेसिकली x इज अ रैशनल और इरेशनल नंबर, मिक्सचर भी होता है, इसको हम रियल नंबर्स कह रहे हैं, तो कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आर पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हैं। अगेन इसको मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, जनरली आर इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बोल के छोड़ देते हैं जो भी क्वेश्चन को पूछना होता है। तो ये थोड़े से भी आपको ध्यान देना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। प्लस की साइन है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, और नेगेटिव साइन है ऊपर तो नेगेटिव, ठीक है, दैट्स इट। तो दीज आर सम नोटेशंस। मैं दोबारा कह रही हूँ, नोटेशंस आपको बहुत काम आने वाले हैं। हालांकि ये हम लोग ऑलमोस्ट 8th ग्रेड से आपको टीचर ने सिखाया ही होगा, ठीक है। 8th में भी पूरा आता था, 9th में फर्स्ट चैप्टर में आया, 10th के फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, तो ये आपको पता तो होगा। बट अगर इनकेस नहीं है तो इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, सिंपल सी मेमोराइज करने, और कोई बड़ी बात है नहीं। नेचुरल नंबर n, ठीक है, न से n आ गया, होल नंबर हो w आ गया, ठीक है, इंटीजर्स e आई, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वहीं से उसका नोटेशन निकल जा रहा है। तो मैं साइड में हो जा रही हूँ, नोटेड डाउन, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज
हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट्स। ठीक है, अभी तो मैंने इतने सारे लिख दिए थे, नोटेशन बता दिया, बट आपके पास जब आएगा तो प्रेजेंट कैसे करोगे, आपको पता कैसे चलेगा मुझे क्या प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट्स के हमारे पास दो मेथड्स रहते हैं, एक रहता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म की तरफ। चलिए मैं यहाँ पे लाइन खींच लेती हूँ। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द रोस्टर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, अभी अगर मैंने जो भी सेट्स लिखे थे ना, ठीक है, कॉमा 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 डाल के, उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। दैट्स इट। जैसे आपके पास स्टेटमेंट आता है, ओके, सो जैसे आपको एक स्टेटमेंट आएगा, ओके, लाइक राइट द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट आया, कहा आपसे ही कहा गया है कि इस स्टेटमेंट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको क्या बोला है, सेट बनाना है। तो चलो हम लोग एक सेट बना देते हैं, सी बी। ठीक है, इक्वल्स टू ब्रैकेट आ जाएगा, पता है हम लोगों को, सेट ऑफ ऑल इवन। अब तो लेना इवन है, चलो मिसाल के 2 4 6 वाला लेना है। पॉजिटिव, अच्छा प्लस में ही लेना है, दो इट इज गिवन इंटीजर्स, बट क्या बोला है, पॉजिटिव, मतलब प्लस वाला लेना है। कहाँ तक लेना है, 7 से कम तक। तो देखो अभी स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1 तो हो जाता है हमारा ऑड नंबर, फिर आएगा 2, देन 3 ऑड, 4, देन 6, लेस देन 7 है तो हमारा सेट बन गया। ठीक है, समझ आया। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दिया होता है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। ऐसा कुछ है नहीं आपके बुक में, बता देती हूँ मैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, ये आपको वो चीज़ दी हुई है, और ये डिस्क्रिप्टिव मेथड आपको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के अंदर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके, विच डिवाइड्स 42। ठीक है, 42 को वो डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने सपोज कि यहाँ पे ए ले लिया सेट का नोटेशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। 42 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 डिवाइड करेगा, 3 करेगा, 4 + 2 6, हाँ 3 करेगा, 4 करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, 5 नहीं, 6 हाँ करेगा, 7 यस करेगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, ठीक है, 11 भी नहीं करेगा। देन 42 खुद कर लेगा खुद को। ठीक है, 42 और कोई नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है, 14 करेगा और 21 करेगा। दैट्स इट, इतने हो गए। तो हम लोग ये सेट बना दिए। समझ आया। देखिए, अच्छा आप रोस्टर फॉर्म में ना नंबर्स आगे पीछे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलेगा। इसने ये बोला है कि आपको नेचुरल में बताना है जो 42 को डिवाइड कर पाए, तो हमने वो नंबर्स बता दिए। आप वो सीरीज से बताते हैं तो भी ठीक है, जैसे मैंने जानबूझ के यहाँ पे नंबर आगे पीछे कर लिया, आपको पता चले कि आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, इट्स ओके। ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो इस तरीके से आप बना रहे हैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म। क्लियर हो गया बेटा? आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि क्या होता है। तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव मेथड दिया होगा, मतलब यहाँ तो फिर मैं बोले एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट दिया होगा। वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट के लेकर आपको नोटेशन देना है, जैसे मैंने डिस्कस किया था, और कर्ली ब्रैकेट्स में आपको वो सारे नंबर्स लिख देने हैं जिसके बारे में वो हमसे पूछ रहे हैं। डन। अब आता है हमारे पास सेकंड जो है दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेम, ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को, यहाँ देखो, यहाँ आपको स्टेटमेंट दिया होगा, यहाँ आपको रोस्टर फॉर्म दिया होगा, और फिर आपको उसको कन्वर्ट करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। कैसे करना है आओ देखते हैं हम लोग एक रोस्टर फॉर्म का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा ए है। अब मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, कैसे करूँगी मैं? A इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब हम इन मेंबर्स को x सपोज कर लेते हैं, जितने मेंबर्स इसको x सपोज कर लेते हैं, x, फिर आपको 2 यहाँ पे कॉलन लगा देने। इसको हम लोग कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं हम इसको? सच दैट। कैसे आप इसको प्रोनाउंस करोगे? सच दैट, x सच दैट। अच्छा अब आप देखो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स है ना, 0 0 तो है ही नहीं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x इज अ नेचुरल नंबर। ये खुद ही बनाना होता है आपको नंबर्स देखकर। ओके, x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर पता है इन्फिनिटी तक होते हैं,
अगर यहाँ पे डॉट 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 दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे उन्होंने 5 तक स्टॉप कर लिया है। इसका मतलब कि एक उन्होंने रेंज डिसाइड कर ली है कि x वो नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट हुए और 5 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं दैट इज x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। हम ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा मिक्स हो गया, मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ, फिर से लिखते हैं। ठीक है, x इज़ अ नेचुरल नंबर। ओके, अब ये 1 और 1 के इक्वल में है, मतलब 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, बट 5 से कम है और 5 जितना भी है तो लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो a इज़ 1 2 3 4 5, तो a के जो मेंबर्स उसको हम क्या लिखेंगे, x। ये हुआ x। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, x क्या है, तो सच दैट x क्या है, x सच दैट x एक नेचुरल नंबर है। ठीक, कैटेगरी क्या है नेचुरल नंबर्स की, कि x के अंदर जो मेंबर्स है वो ये है कि 1 से लेकर 5 तक है। इसका मतलब कि x जो होगा वो 1 2 3 मतलब 1 और 1 के ग्रेटर होगा, 5 और 5 के लेस होगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रही हूँ आपको क्लियर हो जाए। देखिए इसी एग्जाम्पल को ले लें हम लोग, ये वाले को। ठीक है, तो क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। तो हमारे पास तो नंबर्स हैं ही। ठीक है, क्या है 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। ठीक है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इन सबको हम लोग x मान रहे हैं, x सच दैट x इज अ नंबर ओके which divides 42। दैट्स इट। तो x वो नंबर है जो 42 को डिवाइड कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लें हम लोग। अच्छा, आपको अगर स्पेसिफाई करना हो, जैसे कि बच्चे बोले कि मैम देखो सारे के साथ पॉजिटिव नंबर नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हो कि x इज अ नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर है जो 40 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर डिवाइड नहीं कर रहा, तो आप नेचुरल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितना आप स्पेसिफाई कर सकते हैं ना उतना आप करिएगा इसके अंदर। अब एक और हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया AEIOU। ठीक है, अब पता है ये क्या है, वोवेल्स है ना। ठीक है, तो B के अंदर जो मेंबर्स हैं उसको हम X लिखेंगे, सच दैट X इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है बेटा, समझ आया। तो ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। हमने सेट को बिल्ड किया है इन द फॉर्म ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स। ठीक है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। तो हमने सेट को बिल्ड किया इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। और अगर हम लोग सेट को बिल्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स, तो उसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। आई होप मैं क्लियर हो गई रिगार्डिंग द रोस्टर फॉर्म एंड द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दो फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। आपको स्टेटमेंट दिया होगा और आपको ऐसे ज़्यादातर स्टेटमेंट जब दिया होता है तो हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलते हैं, और रोस्टर फॉर्म से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहते हैं। वेन हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, यू विल गेट द वेरी क्लियर आइडिया। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका मतलब समझ आ गया और लिखना कैसे वो क्लियर हो गया। फिर भी कुछ डाउट होता है, डू कमेंट मी। ठीक है, आप कमेंट करके पूछिएगा। अगर ठीक है तो मैं भी साइड हो जाती हूँ। फर्स्ट नोट इट डाउन, फिर आगे हम बात करते हैं। ओके बच्चा, मेरे को एक और चीज़ आपको रोस्टर फॉर्म में बतानी है। ठीक है, एक नोट ही है, आप ये समझ लीजिए। जैसे कि आपको मैं एक और एग्जांपल लिख देती हूँ। ठीक है, कि आपको लिखा गया है यहाँ पर राइट डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। ठीक है, अब स्कूल का हम लोगों को रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ C सेट का, तो उसके अंदर जो भी स्कूल में वर्ड्स है ना, वो लेटर्स है ना, वो अपन लिखेंगे। तो स्कूल का SCHOL। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि डबल O है ना, तो मैं एक ही बार लिखूंगी। मुझे ये चीज़ मैंने बतानी थी। तो अगर आपको कोई भी जैसे कि टेम्पररी वर्ड आ गया, ठीक है, कॉलेज वर्ड आ गया, तो आपको ऐसा कोई वर्ड दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इस वर्ड को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो आप उस सेट बनाओगे, तो उस सेट के अंदर अगर रिपीटेड अल्फ़ाबेट है तो आप उसको एक ही बार लिखोगे।
नंबर्स की बात हो रही है, अगर उसमें रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं तब उसको एक ही बार लिखोगे। तो इन शॉर्ट रोस्टर फॉर्म में आप डबल चीज़ें नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे। ये एक इंपॉर्टेंट नोटेशन मुझे बताना था। तो रोस्टर फॉर्म में हमने दो चीज़ें मेन देखी। पहला ये देखा कि यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं आप आगे पीछे लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। और दूसरा कि अगर रिपीटिंग है, ठीक है, रिपीटिंग अल्फ़ाबेट नंबर है तो आप उसको एक ही बार मेंशन करेंगे। यहाँ पर सेट बिल्डर में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सेट बिल्डर में तो हमें स्टेटमेंट लिखकर उसको बिल्ड करना है ना, तो इसके लिए वो चीज़ तो आती ही नहीं है। तो मेन आपको इसके लिए यहाँ पे ये दो मुझे बताना था, नोट करके आपको लिखना हो तो आप लिख दीजिएगा। हालांकि आपने लिख दिया होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ अभी आपके उस कॉलम में ऐड कर दीजिए। सो बच्चा पार्टी, नाउ यहाँ पे मैं सेशन एंड कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट इंट्रो बता दिया आपको। इस इंट्रो वाले सेशंस को अच्छे से नोटबुक में लिख दीजिएगा, आपने नहीं भी लिखा हो अभी तक, ठीक है। नोटबुक साथ में रखिएगा, एक नोटबुक बनाई दीजिए सपना की पाठशाला लिखकर, ठीक है। वो आपका इंस्टीट्यूट है और आप मेरे साथ से वो सारी चीज़ें करते जाएंगे। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको लगेगा अच्छा इतना आसान है क्या साइंस, ठीक है। वो आगे के थोड़े चैप्टर्स में थोड़ा समझना है, बट अगेन आई टोल्ड यू कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, सही से आपको समझ आया हो, तो काइंडली गिव मी अ थम्स अप, ओके। शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प हो। सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड डू राइट अ रिव्यू इन द कमेंट सेशन अबाउट द लेक्चर, ठीक है। हाउ डू यू फाइंड दिस लेक्चर्स। पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप कुछ नेगेटिव लिखते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उससे कुछ सीख भी लूँगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन, do study, work hard. Bye bye, take care.